चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 21 और 22 दिसंबर की लाइव मॉक का सॉल्यूशन। ठीक है। आशा की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हाँ, दूसरे चैनल पर एमटीए 2024 के बेस्ट क्वेश्चन यानी कि 175 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि रिवीजन नहीं है तो उसको अगर कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसने कर लिए हैं वो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो पूरा नहीं करना चाहता, मेंसुरेशन के जो स्टार्टिंग के वीडियो में क्वेश्चंस हैं उनको जरूर कर लेना। मेंसुरेशन बहुत अच्छी पूछी गई थी, मतलब कैलकुलेटिव भी थी, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी थे जो एसएससी अभी आजकल नहीं पूछती है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, तो वो दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई अच्छे से करते ही रहना। पहला सवाल है, ये सवाल तो आप लोग कर ही लोगे। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। कह रहा था, हाउ मैनी स्टिक्स पिया हैज इफ रिया हैज 654 स्टिक्स विच इज 213 मोर देन द थ्राइस द स्टिक्स पिया हैज। देखो, वो ये कह रहा था पिया के पास जो स्टिक है उसके 3 गुना से 213 ज्यादा है। किसके पास? रिया के पास। तो आप देखो, बेसिक से तो बना ही लिए होगे, इसको ऑप्शन से टैकल करना था। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट सारे अलग थे। यानी कि इसमें 3 का गुणा करते प्लस का 3, इसमें 3 का गुणा प्लस का 3, इसमें 3 का गुणा प्लस का 3, इसमें 3 का गुणा प्लस का 3। यानी कि 6×3 = 18, 18×3 = 21 आता। 7×3 = 21, 21 में 3 4 आ गया। 9×3 = 27, 27 और 3 20 हो रहा है। फिर 7×3 = 10 हो रहा ना, 3×3 = 9, 3 12 हो रहा। तो देखो, एक ही तो मिल रहा था, तो आप इससे और जल्दी कर ले जाते। ठीक है, जैसे ही आपको मिलता, क्योंकि यूनिट डिजिट सारे अलग अलग थे। हाँ, यही 7 2 में मिल जाता तब आपको बिल्कुल बेसिक से ही बनाना पड़ता। जैसे अगर इसके पास x है तो 3x प्लस का 213 बराबर में 654। अगला सवाल कह रहा था, शंक्वाकार टेंट का आयतन इतना, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना, तो टेंट की ऊंचाई क्या होगी? बहुत आसान है ये तो, 1/3 πr² बराबर में दे दिया 5870। तो हमें इसका तो मान दिया ही गया था, क्योंकि शंकु का आधार क्या होता है? सर्किल होता है। तो इसका मान दिया गया, तो इसका मतलब 1174 और इंटू में h बराबर में 5870। हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना था। ये देखो, अगर 11 पन्ना 55 करे तो 58 के पास पहुंच रहे। इसका मतलब 5 को 20, पूरा पूरा 5 बार कट रहा होगा। h बराबर कितना आ गया? 15। अगला सवाल कह रहा था, 42 लड़कों के औसत वजन की गणना के दौरान यह ज्ञात होने पर कि उनमें से एक लड़के का वजन 60 केजी के स्थान पर इतना केजी के रूप में लिया गया था, तो औसत वजन इतने कम हो गया। एक्स का मान बताइए। देखो, औसत वजन यानी कि प्रत्येक में इतना कम हो गया, तो टोटल में कितना कम हुआ होगा? 5 दूनी 10, 5 को 20, 21 टोटल में कम हुआ होगा। यानी कि जो उन्होंने 60 एवरेज लिया है ना, उससे ज्यादा ही वो रहा होगा इतना। तो x प्लस में 24 एक्चुअल में था। बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि 1 हो गया 6 2 8 माइनस का 24 कर देंगे, x हो गया 11 से 4 चला गया 7 57 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, राहुल ने 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में इतने का निवेश किया। 1 वर्ष बाद वह मूलधन से इतना निकाल लेता है, तो 2 वर्षों में यह कुल कितना ब्याज अर्जित करेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर 72500 इंटू में 15%, ये 1 साल का हो गया। अब उसने क्या किया है, इसमें से 50,000 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना हमारे पास रुपया? 0005, 12 से 5 गया 7, यानी कि 67 यहाँ पर प्लस 675,000, और इस पर 1 वर्ष के लिए ब्याज और मिलेगा। यानी कि इतना टोटल रुपया वो कमा लेगा। यानी कि ये इससे कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 हम कॉमन ले लेंगे, 3 का मल्टीपल भी देख सकते हो, तो ऑप्शन में बहुत जगह था, तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ये हट जाता बस। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो एक तो 0 आ ही जाएगा, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 7 6 13 1 14 हो गया, गुणे में 14 पंजे 70 हो गया, 14 एकम 14 7 21 और 3 0। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था, दुकानदार 60 रुपए प्रति लीटर की दर से तेल खरीदकर इतने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। उसकी तौल मशीन खराब है और बेचते समय वह केवल 920 ग्राम वजन मापती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो वो खरीद के लाया 60 में, बेचा यहाँ पर 82 में। अब इसके अलावा क्या हुआ भाई, वो जब 1000 यहाँ पर ग्राम की चीज थी, वो अपने पास से 920 ग्राम ही दे रहा था। ऊपर से जो लिखा है वो ग्राहक से लिया जा रहा, दुकानदार ने इतना खर्चा किया। बस यहाँ पर ये लिखना चाहिए था इनको कि वो 1000 ग्राम की बजाय 920 ग्राम वजन मापती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो 0 उड़ा देते हैं भाई, 2 0 चले गए। यहाँ पर करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, और इधर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, बच्चा 1 2 छक्के 12, इधर 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया। यानी कि ऊपर करेंगे 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 3 छक 18 हो गया, 3 चौकू 12, 1 13 हो गया।
कितने का प्रॉफिट लिया, 15 से 8 चला गया तो 7 हो गया, 9 से 3 गया तो 6 हो गया, 67 का प्रॉफिट लिया, 138 पर गुणे में कर देंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट आपको 138 में बेसिक फंडे से भाग करना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो अगर 13 पंजे 65 करोगे तो इधर भी तो 5 अट्ठे 40 है, 67 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 4 से करते हैं तो 4 अट्ठे 32 हो गया, हाथ से लगा 3, 13 चौकू 52 और 3 55 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, और 6 से 5 गया 1, उतारा लिया 0। अब यहाँ पर देखो 0 का तो आने कोई चांस नहीं, क्योंकि अभी तो भाग चला जाएगा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, ए की वर्तमान आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ए बी की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु से 2 गुनी हो जाती। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी होगी। बी की वर्तमान आयु क्या है, तो नॉर्मल रेशियो बराबर कर लेते, ऑप्शन का सारा लेना हो तो ऑप्शन का ले लो, बस ऑप्शन में सभी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस 2 रहा, 2 और 1 का डिफरेंस 1, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है ना ये बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों में 5 साल बढ़ रहा ना, वो बराबर नहीं आ रहा था। यानी कि इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 1, तो इसको भी 2 बना लो, तो नया रेशियो 3 1 और 2, ये तो पता ही होगा वैसे आप लोगों को। 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 साल का रहा होगा, 1 बराबर हमने निकाल लिया। अगला सवाल, ये सवाल ये तो बहुत आसान था। सबसे पहले देखो, अगर हम x बराबर 0 पुट कर दें तो y बराबर में 3, तो x 0 खत्म हो गया, यहाँ पर 3 त्रिका 9 27 माइनस का 9 18। अगला सवाल, ये सवाल क्या कह रहा था, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया जाता है, निकाले गए पत्ते के ना तो स्पेड और ना ही फेस होने की प्रायिकता कितनी है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग क्वेश्चन डाउट में भेजते हैं ना, यहाँ पर ये सब याद करना जरूरी नहीं, स्पेड क्या है क्या नहीं है, भाई किसी एक को भी मान के कर लो, बस इतना याद रखो टोटल 52 पत्ते होते हैं, 4 तरीके के पत्ते होते हैं, सब में 13-13 पत्ते होते हैं, और फेस कितने होते हैं ये याद रखो, कहाँ तक नंबर होते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये स्पेड समझ में नहीं आ रहा, हिंदी कुछ और थी इंग्लिश में लिख के आ गया पूरा, इस तरीके कन्फ्यूजन नहीं, कोई भी याद है ना उसको मान के आप कर लो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यही निकाल लेते हैं, स्पेड वाले और फेस वाले, फिर बाद में 1 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो स्पेड वाले टोटल कितने रहे होंगे, 13 रहे होंगे, 13 में से हमने 1 ले लिया, ठीक है। और फेस वाले कितने रहे होंगे, 1 में 3 आते हैं, जोकर होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। और अगर हम 4 में देखेंगे तो टोटल 12 रहे होंगे, 4 तरीके के पत्ते होते हैं ना, टोटल 12। लेकिन आप एक चीज देखो, जो 12 थे उसमें से 3 हमने इसमें काउंट कर लिए, तो ये बचे कितने, 9, यानी कि अब इसमें 9 C1 रहा होगा, बटे में यहाँ 52 C1, और टोटल में से हमें 1 लेना ही था, ये प्लस कर दो, बस खत्म हो गया। यानी कि ऊपर जोड़ा तो 22, नीचे हो गया 52, यानी कि 11 बटे में 26। ये तो होने की प्रायिकता आ गई, हमसे क्या पूछा था, ना होने की, यानी कि 1 माइनस का 11 बटे में 26, तो 6 में से 1 गया तो 5, 2 से 1 गया 1, 15 बटे में 26 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 15 पेन इतने लाभ पर और 17 पेन इतने लाभ पर बेचे और 32 पेनों का विक्रय मूल्य इतना, तो पेन का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल है भाई, देखो हमने पेन का मूल्य मान लिया ए, तो 15A इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा तो 120 बटे में 100, 17A 25% प्रॉफिट पे बेचा 125 बटे में 100, और बराबर में क्या हो गया, ये 32 पेनों का टोटल हो गया हमारे पास SP 15 70। तो भाई कैलकुलेशन करते हैं, तो इधर कर लो 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, और 5 दूनी 10 55 25, इधर करेंगे 5 तियां 15, 5 एकम 5, 2 बचा, और 5 चौकू 20 हो गया। अब 24 का गुणा डायरेक्ट कर लो, 15 चौकू 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36 ए हो गया, प्लस में 17 पना 85 हो गया, और हासिल 8 हो गया, 17 दूनी 34 और 8 42 हो गया, ये ए हो गया, बराबर में 31400 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, और ए बराबर में 314 इंटू में 100 हो गया। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 बच गया, ठीक है, 55 25, 5 सत्ते 35, बराबर में हो गया 314, ये 2 बार इससे कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया, 2 बार कट गया, यानी कि 40 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो जल्दी कर ले जाओगे। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², इसका मान दिया गया था 166.32। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr², क्योंकि पूरे का 4πr² होता है, तो ये हमको निकालना था, यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना था, हमें 166.32 में 3 का भाग करना था, 2 का गुणा, बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना एमटीएस में एक
क्वेश्चन आया, उन्होंने क्या किया, नॉर्मल सभी क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे ही दे दिए थे। एक ऑप्शन ऐसा था 11 का डिविजिबल था और आंसर वो दूसरा निकला उसमें, और उन्होंने लिखा भी नहीं 0.2 स्थानों तक सही आंसर बताइए, ऐसा कुछ भी। तो काफी बच्चे वो डिविजिबिलिटी देख के वो लगा के चले आए और आंसर वो नहीं था। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास टाइम बचता है और पॉइंट में आ रहा है तो उसको पूरा कैलकुलेट कर लेना। और कभी कभी ऑप्शन पॉइंट में देगा भी नहीं, फिर भी देख लेना, बस ऑप्शन सॉल्व करके देख लेना थोड़ा, कि ऐसा तो नहीं पॉइंट बन रहा हो, फिर गलत हो जाए, पता लगे डिविजिबिलिटी लगा के एकदम वो जल्दी हो गया था ऐसा करके, फिर गलत हो जाए। ठीक है, भेजा था काफी लोगों ने। करते हैं भाई, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 16 दूनी 32 33 हो गया, बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 110 कहीं लिखा है। अगला सवाल करा था, दो व्यक्ति अलग अलग बिंदुओं P और Q से क्रमशः 60 और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पेड़ के शीर्ष को देखते हैं। यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 60 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये सवाल देखो, आप लोगों को सोल्यूशन तो मिल ही जाता है, आप एकदम से भेजने मत लगा करो जल्दी, सोल्यूशन मैं वीडियो करा ही देता हूँ। ठीक है, काफी लोगों ने भेजा है। हाँ, इसमें ये गलत था कि उनको बताना चाहिए था वो किस तरफ हैं, क्योंकि इसमें दो चित्र बन सकते हैं जब तक वो बताए ना। एक इस तरीके से बन जाएगा, एक क्या होगा बीच में पेड़ हो गया, एक इस तरीके से बन गया। लेकिन क्वेश्चन किस पर सॉल्व हुआ था, इस पर सॉल्व हुआ था, यानी कि ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये √3 हो गया, तो √3 से 60 पे आएंगे तो ये 1 हो गया, और इधर आ जाएंगे ये 3 हो गया, 3 1 4, इसका मान दिया गया था हमको 60, ये P हो गया, ये Q हो गया। हमसे पूछा गया था पेड़ की ऊंचाई, यानी कितनी हो जाती, 15√3। अगला सवाल करा था, मीन हमें बताना ऑब्जर्वेशन का, हमें क्या करना, एवरेज निकालना। तो सबसे पहले 7 1 8 8 और 9 17 5 22 और 22 और 2 24, 24 बटे में 5, यानी कि नंबर ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 5 का मल्टीपल करने पर हमें 4 यूनिट डिजिट मिलेगा। 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12 मिला हटा दो, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 4 मिल गया, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 2 मिला हटा दो, 5 चौको 20, 2 मिला हटा दो, आंसर लगा दो, बात खत्म। अब आप जोड़ते रहो आराम से। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, इफ नंबर दिस डिविजिबल बाय 110 वैल्यू ऑफ दिस। देखो, ये जब इससे डिवाइड होगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि b बराबर 0 होगा, नहीं तो डिवाइड हो नहीं सकता। इसके अलावा 11 की डिविजिबिलिटी देख सकते हैं, 3 गुणे में a हो गया, 5 हो गया, यानी कि 5 प्लस का a हो गया। इधर करेंगे 7 5 12 प्लस का b, यानी कि 0 है, तो यहाँ पर 12 हो गया, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो हम यहाँ पर एक ही जगह 7 रख देंगे, 0 बन जाएगा, तो आंसर क्या हो गया। अगला सवाल कह रहा था, 60 विद्यार्थियों के अंक दर्शाए गए हैं, माध्यिका की गणना कीजिए। एक चीज याद रखना, हमेशा मीडियन में ही आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, 10 और 20 का सम 30 हो गया, 30 10 40 5 45 हो गया, 45 और 15 60 हो गया। ठीक है, आपको पता है n निकालना, तो 60 बटे में 2 करते हैं, 2 3 6 हो गया। तो इसका मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि लोअर लिमिट 30 देखेंगे किस में आ रहा है, ये आ रहा, यानी कि लोअर लिमिट इसकी क्या है 25 हो गई। और फिर n/2 का मान कितना हो गया 30, माइनस का जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी जिसमें आ रहा है ये, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो गलत कर बैठो। तो यहाँ पर ये 10 हो गया, बटे में क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, किस में हो रहा था 20 में, गुणे में इनका इंटरवल कितना हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना है 25 का डिफरेंस है। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, 25 प्लस का 20। अब मैंने इस तरीके से इसलिए लिख दिया क्योंकि फार्मूले मुझे सही बताएं कायदे से याद नहीं है, लेकिन सवाल छूटेगा नहीं। क्यों, प्रैक्टिस इस तरीके से, फार्मूले में n/2 याद करो, ये याद करो, वो भाई इतनी प्रैक्टिस कर लो, हर इस तरीके के सवालों में कम से कम 10-15 सवाल लगा लो। फार्मूले में आपको ध्यान ही नहीं रखना है, आपको दिमाग में रहेगा कि ये इस तरीके से इधर आता उधर आता, बात खत्म। इतनी टेंशन नहीं पालना है भाई। कह रहा था, इतने इतने नंबर सबसे बड़ी संख्या ए से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, ए के अंकों का योगफल क्या होगा। कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, SCF, यानी कि 5852 6117 6647। इनका डिफरेंस करो, 7 से 2 गया 5, 11 से 5 गया 6, फिर 10 से 8 गया तो 2, इनका डिफरेंस 0, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, 6 से 1 गया तो 5 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 25 और 1 बचा 5 15। इधर करेंगे तो 53 गुणे में 10 हो रहा, 10 को भी अगर करेंगे तो 5 गुणे में 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो SCF होगा वो क्या होगा 53 गुणे में 5, ये SCF निकल आया। 5 15, 55 25 1 26 और 6 5 11 तो 13 आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, SCF डिफरेंस से निकाल कर आप डायरेक्ट कर सकते थे।
करें अगला सवाल। हो सकता है थोड़ा फास्ट लग रहा हो, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से ऐसा करना पड़ा। वैसे भी तेजी रहना चाहिए, आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ हिंट चाहिए, बाकी तो आपको सब कुछ आता है। यहाँ पर देखो, इतने इतने निवेश करके व्यवसाय शुरू किया गया, 1 वर्ष के बाद प्राप्त कुल लाभ इतना है, तो विकास का हिस्सा क्या है? तो देखो, अगर जल्दबाजी में करना हो तो क्या करोगे, 49 ऊपर आ रहा है, 7 का मल्टीपल, आंसर तो आपको ऐसे ही लगाना था अगर टाइम नहीं है तो। 19 चौक 76 हो गया, 19 तिया 57, 7 बराबर में 49, अब तो डायरेक्ट ही लगा देना था, क्योंकि आपने देख लिया एक बार 7 कटेगा, एक 7 फिर भी बच रहा था, तो ये 7 हो गया, हमें निकालना था 3 बार, 2100 आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था डब्ल्यू एक्स वाई में ए और बी क्रमशः एक्स वाई डब्ल्यू वाई के मध्य बिंदु हैं। डब्ल्यू ए बराबर इतना है, एक्स बी बराबर इतना है, और एक्स बी डब्ल्यू ए के एक दूसरे के समकोण पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो आसान सा लग रहा है। पहले तो एक चीज ध्यान रखना, क्या कि चित्र उस तरीके से बनाना जो जिसमें आप हमेशा कंफर्टेबल रहते हो। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर बना लोगे फिर कंफ्यूजन होता है, इधर बराबर करें क्या करें। यहाँ पर देखो क्या आ रहा, बाई कॉमन, तो हमने बाई ऊपर ले लिया क्योंकि हम बाई में मतलब कंफर्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा था कि ए है एक्स वाई पर, ठीक है, बी है डब्ल्यू वाई पर, ठीक है। अब वो ये कह रहा था ये क्या है, मिलाने पर ये मध्य बिंदु है, ये भी बोला है, देखो पढ़ लो सवाल को। ये एक दूसरे को एक्स बी और डब्ल्यू ए समकोण पर काटते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम सिर्फ छोटी सी एक चीज ये करेंगे, हम एक और खींच दे रहे हैं, इसको भी मध्य बिंदु से इसको मिला दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर काटेगी 90। अब क्या हुआ है कि ये 3 इक्वल पार्ट एरिया में बट गया। अगर एरिया का हम लिखना चाहें तो वाई डब्ल्यू ओ ट्रेंगल का बराबर में होगा ट्रेंगल एक्स ओ डब्ल्यू, बराबर में होगा ट्रेंगल एक्स ओ वाई। 3 इक्वल पार्ट में बट गया। अब हम अगर एक का निकाल लें, ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है, अब हमें इसका एरिया पता लग जाए, हम काम हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पर एक ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड होगी, 2 रेशियो 1, क्योंकि 90 डिग्री पर और मिड पॉइंट मिल रहे थे। ये तो प्रॉपर्टी आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डब्ल्यू ए के लिए कर लेते हैं, तो 3 बराबर कितना दे दिया था, 21.6, तो 2 बराबर करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, गुणे में 2 हो गया। फिर हम यहाँ पर एक्स बी के लिए कर लेते हैं, 3 बराबर में 15.6, 2 बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, गुणे में 2। अब हम अगर एरिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एरिया, तो 1/2, क्योंकि हमें ये दोनों साइडें पता लग गई और 90 डिग्री पर है, तो ये 7.2 इंटू में 2 इंटू में 5.2 इंटू में 2, ये एरिया हो गया। अब ये तीसरे पार्ट का आया, यानी कि ये 1 बराबर हो गया, 1/3 पार्ट का था ना, और 3 बराबर निकाल लेंगे पूरे ट्रेंगल का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 4 तिया 12 दूनी 24, एक नंबर ऐसा निकाल लो जिससे आसान रहे, इसको 13 चौको 52 कर लेते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड गुणा करना ही है और यूनिट डिजिट से आ भी चुका है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गए, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, 7.2 इंटू में 4 दूनी 8 तिया 24, क्योंकि 24 का टेबल याद है इसलिए हम 24 का करेंगे। तो 24 दूनी 48 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 24 सत्ते 168 और 4 172 हो गया, गुणे में 13 हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया, हासिल लगा 10, 13 दूनी 26 और 10 36 हो गया, 13 सत्ते 91 और 3 94 हो गया, हासिल लगा 9, 13 कम 13 9 22, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा आंसर। अगला सवाल करा था 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में इतनी और इतने की चाल से यात्रा करती हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 45 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई धीमी चाल वाली रेलगाड़ी से इतने मीटर अधिक है, तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इतने मीटर अधिक है। देखो हमसे पूछेगी तेज वाली, तो हम तेज वाले को x मानेंगे, तो धीमे वाली कितनी हो गई, x माइनस का 80 हो गई। ठीक है, जो भी पूछा जाए उसी को x मानो, डायरेक्ट आंसर आता नहीं तो फिर बाद में जोड़ते घूमो घटाते घूमो, वो सब कहानी खत्म। तो दोनों की हम डिस्टेंस क्या करते हैं, दोनों की लंबाई हमने जोड़ दी। अब क्या किधर चल रही थी, ये समान दिशा में, तो फिर स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि ये 6 बच गया, 12 से 9 गया 3, 5/18 मीटर प्रति सेकंड के लिए, और ये बराबर में हमें कितने में, 45 में। तो 18 दूनी 36, इधर हो गया 2x बराबर में 450, प्लस का हो गया 80, यानी कि इधर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, 5 6 265। अगला सवाल,
एक थैले में 8 नीले 6 हरे रंग की गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से निकाली गई गेंदों के नीले रंग की गेंदें होने की प्रायिकता क्या हो? किस कलर की? नीले, यानी कि नीले में से हमें एक गेंद निकालना है और टोटल 14 थी, 14 में से एक निकालना है, यानी कि 8/14, 2 × 4 = 8, 2×7 = 14। अगला सवाल, इस सवाल में हमें a माइनस बी निकालना था। तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से a बराबर कितना हो गया? 77 प्लस का 41 हो गया। अब b बराबर जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस का 77 माइनस का 41 हो गया। b बराबर हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180। अब हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए था, तो ये माइनस ये प्लस हो गया, यानी कि इन दोनों का जोड़ के 2 गुना माइनस का 180 कर देंगे तो 7 और 1 8 हो गया, और 7 4 11 हो गया, गुणे में 2 माइनस का 180 हो गया। 2 8 16 यूनिट डिजिट 6 आंसर। 2 8 16 11 दूनी 22 1 23 हो जाएगा। 180 6 बच गया, 13 से 8 गया 5 56। अगला सवाल, इस सवाल में भाई सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लिए। यहाँ पर देखो 7 4 11 तो 11 छक्का 66, ये 4 हो गया। इधर करेंगे 9 5 14, ये भी 11 हो रहा, तो 11 चौक 44 हो गया, और बचा कितना? 44, 9 बचा ना, 11 में 99। अब देखो 7 और 8 15 हो रहा, रूट में क्या बच रहा? केवल 11। ठीक है, बस इतना ही करना होता। रूट 11 हमने कॉमन ले लिया, और इनको ये बच गया हमारे पास 8 प्लस का 7, और ये बराबर में कितना था? 15 रूट 13 n था। तो कंपेयर करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। रूट n बराबर में रूट 11, तो n बराबर में 11। अगला सवाल, इसमें देखो भाई a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो भाई आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट में जब चेंज करते हैं साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। ये हमेशा याद रखना, ये बराबर होते हैं, ये पता ही होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत तो नहीं है। अब किसी एक को भी चेंज कर लो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? tan a लिख सकते हैं, और a में ही चेंज करें तो इसको भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास tan cot a, तो ये हो गया 2 tan a अपॉन में हो गया 2 cot a। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया tan स्क्वायर a। और आपने देखा भी, या फिर इस तरीके से लिख लो, tan a को हम क्या लिख सकते हैं? cot b लिख सकते हैं, तो इसको cot b लिख लेंगे, ये होल स्क्वायर हो गया आंसर। अगला सवाल, कह रहा था 6 8 18 का चतुर्थ अनुपाती और इतने का मध्य अनुपाती के बीच अंतर क्या है? इसका मान हमें बताना है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पर हम ही जैसे लोग या आप जैसे ही लोग स्टूडेंट्स बढ़िया वाले पेपर बनाते, इस वजह से ऑप्शन खतरनाक दिए थे। देखो सब में एक अगर जोड़ दो ना, ये सब होल स्क्वायर बन रहे हैं, नहीं तो एसएससी इतना दिमाग नहीं लगाती भाई। हमें ये पता था ऑप्शन से अगर हम देखते कि एक जोड़ने पर हमें होल स्क्वायर मिलना था, ये एक उधर चला जाता, आंसर में जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दिए गए थे। लेकिन एसएससी इतना दिमाग नहीं लगाएगी, यह याद रखना। चतुर्थ अनुपाती 8 गुणे में 18/6, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। a अपॉन बी सी अपॉन में एक्स निकालना है, तो b इंटू में सी अपॉन में a, तो ये लिखना नहीं है आपको, इतना डायरेक्ट इस तरीके से आना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 24। इसका मध्य अनुपाती यानी कि दोनों का रूट 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया, 6 3 18 और 4 22, यानी कि ये कितना आ गया? 15 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 9 हो गया, तो 9 नेम 81 प्लस माइनस का 1 80 आंसर। अगला सवाल, कह रहा था इतने ग्राम मिश्रण में चीनी और नमक का अनुपात इतना है। चीनी और नमक का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में नमक मिलाया जाना चाहिए? मिलाया क्या जा रहा? नमक। चीनी में कोई फर्क नहीं पड़ना था, यानी कि जो रेशियो यहाँ पर था वो यहाँ पर होना चाहिए था। यानी कि अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसमें हम 4 का गुणा कर दें, तो 4 3 12, 3 एकम 3, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 12 3 कितना हो गया? 15। 15 का मान 1950। लेकिन नमक कितना मिलाया गया? यहाँ पर कितना मिला? 5। 5 बराबर निकालना था, 1/3 कर दो, 3 6 18, 3 पंजे 15। अगला सवाल दिया गया था O इज द सेंटर, ठीक है वो तो दिख ही रहा है। ओ ए बराबर में 8 है, ओ ए 8 हो गया। ओ बी हमको 7 दे दिया था, ओ बी यानी कि ये 7 हो गया, और ओ ए हमको 4 दे दिया था। तो हमसे पूछा क्या गया था? ए बी का मान पूछा गया था। तो ये देखो 4 दूनी 8 हो रहा है, और इधर कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 8 और 14 ये हमें निकालना था। ये कैसे आ जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, बस एक बार क्या कर दो, बराबर में और लिख दो ए बी का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी कि 22। एक बार जो घटा देंगे, 14 से 8 गया 6, बराबर में ए बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको, निकाले होगे। देखो यहाँ पर 3 कहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला, हटा दो। ठीक है, यहाँ से 11 कहीं जाने वाला है, रूट के बाहर नहीं जाने वाला,
तो लगा दो आंसर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में ये 3 हो गया और ये हो गया ए बी का स्क्वायर। तो रूट के बाहर निकालेंगे 2 रूट में 33। कैलकुलेशन से बचना जितना ज़्यादा बच सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस बना के रखना, पता लगे कहीं बच ही नहीं पा रहे फिर भी ज़बरदस्ती मेहनत की हो। टाइम इतना था, दूरी इतनी थी, बस की चाल इतनी थी, टी का हमें बताना था, ये तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 4 5t प्लस का 1 अपॉन में t माइनस का 4 बराबर में हो गया 32। तो 4 अट्ठे 32 हो गया। 8t होगा, 8 से 5 गया तो 3t बच जाएगा। 8 चौक 32 हो गया, 32 और 1 33 हो जाएगा। कैलकुलेशन थी, जो जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी आंसर। अगला सवाल कह रहा था प्रत्येक महीने एक परिवार के 30 लीटर दूध और 12 लीटर जूस की खपत करता है। दूध की कीमत जूस की कीमत का 30% है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध और जूस दोनों का कुल मिलाकर इतने प्रतिमाह खर्च होता है। जूस की कीमत में 15% की वृद्धि और 360 के समान खर्च को बनाए रखने के लिए दूध की खपत में कितने % की कमी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर कर दें, क्या कर दें, 2 से काटने, हाँ ठीक है, चलो 15 कर लो, इधर 2 छक्के 12 कर लो। सबसे पहले तो रेशियो बना लो, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर मिल्क और वाटर, ये देखो जूस था ना, चलो वाटर ही लिखा रहने दो, 5 और 2 था। अगर इनकी प्राइस की बात करें, जूस की कीमत का 30% है, अगर ये 10 है तो ये 3 होगा, ये प्राइस हो गया हमारे पास। अगर हम इसको प्राइस x मान लें, ये x मान लें, यानी कि अगर हम लिखना चाहें 5 गुणे में 3x और प्लस में 2 गुणे में 10x, हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेते जो यहाँ पर थी मिल्क और वाटर की, तो ये किसके बराबर आता, 360। यहाँ पर भी हमें 360 बनाना है, लेकिन हमें ये जरूरत क्यों है लिखने की 360, हम इसके बराबर ही कर देते ना। जो यहाँ पर टोटल प्राइस बनेगा वही प्राइस यहाँ बनना चाहिए, बात खत्म। दूसरी लाइन से भी तो उसने कहा है जूस की कीमत में 15% की वृद्धि, यानी कि जूस कितना था, 10x था टोटल, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 115 बटे में 100 हो गया। अब वो ये कह रहा था समान खर्च बनाए कर रखने के लिए दूध की खपत में कितने % की। अब देखो, चाहे आप यहाँ पर हमने देखो जूस की कीमत की बात हुई, 10x था, इसमें कर लिया। अब यहाँ पर खपत की बात हो रही दूसरी कंडीशन में, तो खपत कितनी थी हमारे पास, 5 थी, खपत 5 थी, और इसमें हमने अगर 100 माइनस ए की कमी कर दी और प्राइस तो 3x रहा। समझ में आ गई बात। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कीमत बढ़ाई जा रही है या खपत बढ़ाई जा रही, आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो कि आना दोनों तरीके से सेम ही है। तो सबसे पहले तो ये x x को उड़ा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इधर करेंगे 20 पंजे 100 हो गया, इधर 5 दूनी 10 पांतियाँ 15 हो गया, और फिर कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ दो। तो इधर पांतियाँ 15 हो गया, 10 दूनी 20, 20 और 10 30 35 हो गया बराबर में। यहाँ पर करेंगे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 100 माइनस का a बटे में 20 गुणे में 3 और प्लस में ये हो गया हमारे पास 23 हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 1 हो गया, ये 12 आ गया, और यहाँ पर 20 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, बराबर में कितना हो गया, 100 माइनस का a हो गया। तो इधर करेंगे 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, यानी कि 80 बराबर में 100 माइनस का a। तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20%। यही हमें निकालना था। अगला सवाल, ये सवाल ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें क्या ही है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे कि ये भी नहीं कर पाओगे। करा था ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जहां पहले दिन ए कार्य प्रारंभ करता है, अकेले ए समान कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य इतने दिन में पूरा हो जाता तो अकेले बी कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो ए और बी, यहाँ पर देखो 19 सही 1 बटे में 2 लिखा है, यानी कि सबसे पहले इसको ये भी तो लिख सकते हैं 18 प्लस का 1 प्लस का 1 बटे में 2। तो पहले तो 9 दिन तो दोनों ने किया होगा तब 18 बना, फिर किसका नंबर आया होगा, ए का नंबर, यानी कि इसने एक और कर लिया, फिर बी का नंबर 1 बटे में 2 आ गया, यानी कि इसने किया 10 दिन और 9 दूनी 18 19 बटे में 2 दिन किया। अब ए समान कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि 40 दिन में कोई काम हमने एक मान लिया, वो एक काम करता है, तो 10 दिनों में कितना काम करेगा, 1 बटे में 40 गुणे में 10, यानी कि 1 बटे में 4 काम करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 माइनस का 1 अपॉन में 4, यानी कि 3 बटे 4। ये किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा, यानी कि 3 बटे 4 ये बी के लिए निकाल, 3 बटे 4 काम बी कर रहा है 19 बटे 2 दिन में, और उसे कराना कितना है, एक काम, यानी कि पूरा काम। तो 19 बटे में 2 गुणे में 4 बटे में 3, तो इधर 2 दूनी 4 हो गया, 19 दूनी 38 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल,
चलिए फिर अब अगला सवाल क्या है, ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। आज का पेपर थोड़ा कुछ आसान था, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा स्कोर क्या रह रहा है आपका और कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।